हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बात करेंगे CUT 2022 के लिए। अगर आपने अकाउंट्स को डोमेन सब्जेक्ट लिया है तो उसका क्या सिलेबस है जो आपसे पूछा जा सकता है। एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कितने मार्क्स का अकाउंट्स आएगा, कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक छोटा सा बोनस भी है और बहुत ही शानदार बोनस रहने वाला है। मेरे कुछ अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं CUT 2022 के लिए, स्पेशली अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। तो ये कुछ बैचेस हैं, इनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जान लेते हैं सबसे पहले हमारे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमारे CUT 2022 में अकाउंट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात नहीं करूँगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के अंदर कैटेगरी मतलब वेराइटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं। मतलब MCQ में MCQ फॉर्मेट है या सब्जेक्टिव है, मैच द फॉलोइंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। अगर आपको इस पर एग्जाम पैटर्न पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएंगे, तब जाके मैं एक एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट्स एक डोमेन सब्जेक्ट है तो उसमें क्या क्या ये पूछने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पहला छोटा सा एक बॉक्स बताता है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन। तो मतलब आपके सामने 50 क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक। एटलीस्ट 40 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन। कोई भी जो भी आपको इजी लग रहे हैं, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपको 50 में से करने हैं। पूरे 50 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना, CUET के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका 1/4 मार्क्स जो है कट हो जाएगा, ठीक। इसको मैं एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करूंगा कि अगर आपको क्या स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए कि आप, क्योंकि देखो यार, जब भी MCQs वाले इवन नेगेटिविटी जहाँ पे होती है ना, नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर होती है, तो वहाँ पे हमारे को स्किप करना भी सीखना आना चाहिए कि किन क्वेश्चंस को हमें करना है, किन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है। डूएबल क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम अटैम्प्ट करेंगे, अदरवाइज हम उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का होने वाला है। अब कई बार हमारे मन में आता है, यार ये तो थोड़ा मुझे ना इसका B लग रहा है, चल लगाने में क्या जा रहा है। नहीं करना ये सब चीज़ें, ठीक। मान लीजिए अगर सपोज दैट सब लोगों ने तुक्के मारने शुरू कर दिए, ठीक। एक एग्जाम्पल है, सब लोगों ने तुक्के मारना शुरू कर दिए और आपने एक भी तुक्का नहीं मारा, इवन आपने एक भी टिक भी नहीं लगाया, ना आपने सही वाला टिक किया ना गलत वाला, आप ऐसे ही आ गए उठ के। आपके पता कितने मार्क्स आएंगे? आपके आएंगे 0। और बाकी लोगों ने मान लो तुक्के लगा के अगर वो नेगेटिव में आ गए होंगे तो टॉपर कौन हुआ? 0 वाला। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग के अंदर स्ट्रैटेजी। तो हमें स्किप करना भी सीखना पड़ेगा। बैचेस के अंदर जब हम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में क्वेश्चंस करेंगे, MCQs वाइज भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस अकाउंट्स का CUT एग्जाम 2022 के लिए क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1 इन्होंने रखी हुई है, जिसके अंदर एक चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी NPO से यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है। क्या क्या है फटाफट से देखते हैं। मीनिंग है, एग्जाम्पल्स है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब आपने 12th क्लास में सीखा है, कैसे इन चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन और आपके कंजम्पशन आइटम्स की कैलकुलेशन हो गई, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, ये सब चीज़ें छोटी मोटी मीनिंग्स हो गई। कुछ जो उसके अंदर टर्म्स थे, व्हाट इज़ लीगेसी, है ना, व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में बनेंगी। तो जब हम बैच करेंगे, जो भी आप बैच चूज़ करेंगे, उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को डिटेल में करेंगे। और न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिसीट्स एंड पेमेंट दे देगा एंड देन बोलेगा जस्ट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नहीं, ये सब अब नहीं आने वाला, ये सब हो गया जो 12th में होना था, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन रखा हुआ है, बेसिक पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में यूनिट 2 रखी हुई है, जिसके अंदर अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से जो कंटेंट थे, कि क्या क्या पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो 2 मेथड से, कौन से 2 मेथड थे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एंड देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनरों को जो प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड किया जाता है। एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे कि पार्टनर डीड साइलेंट है तो डीड साइलेंट होने से पार्टनर को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें जो हैं डीड के साइलेंट रहने से नहीं दी जाती हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सब चीज़ों का डिफरेंस भी आपको इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई भी पार्टनर रेगुलरली ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है या फिर इरेगुलर ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे, ये भी हमने वहाँ पर देखा था।
इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, यानी अब हमारी पार्टनरशिप के अंदर कुछ नयापन आ रहा है, ठीक है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो कब कब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि एडमिशन, जब भी कोई पार्टनर नया आता है उस टाइम पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जा रहा होता है ना, या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है, और या फिर पार्टनर जो है अपना आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करते हैं, तो इन 4 जगहों पर जो है हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि भाई सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक। रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो एक आपको बैलेंस शीट दे दी और वहाँ पे बोलता है कि इस बैलेंस शीट के अंदर सपोज दैट एक एसेट है बिल्डिंग, और नीचे बोल देता है कि बिल्डिंग जो है 10% से रिड्यूस हो गई है, तो बताइए रिवोल्यूशन में कितना लॉस बुक करना है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक चैप्टर था गुडविल का, अलग से सेपरेट एक क्वेश्चन था गुडविल के रिगार्डिंग कि गुडविल कितने तरीके से कैलकुलेट की जाती है। पहले तो गुडविल क्या है, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जो है वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी गुडविल अफेक्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें। मेथड्स क्या हैं वैल्यूएशन करने के, 3 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें देखो एक नया और ये इन्होंने पुट कर दिया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हालांकि अभी जो हमने एग्जाम दिया था लास्ट में 12th का, उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है हटा रखा था, बट इस बार वो पूछ लेगा। तो अब किस तरीके से पूछेगा, इसके ऊपर हम बैच के अंदर अपने क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, हम MCQs क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, डोंट वरी, वहाँ पर हम चीज़ों को पकड़ेंगे, ठीक। फिर रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, इस केस में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर पूछ सकता है कि भाई P&L सस्पेंस अकाउंट जब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल या फिर टाइम बेसिस पर, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। एंड देन पार्टनरशिप से रिलेटेड एक चैप्टर हमारा लास्ट जो बचता है यूनिट 4 के अंदर, डिसोल्यूशन में ना कैसे रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, अगर वो पार्टनर, बहुत सारी वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस थी कि भाई पार्टनर ने पे कर दिया या पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कर दिया, तो वहाँ पे कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो परेशान कर सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है एक्सक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मेथड है जब आप डिसोल्यूशन करते हैं, जो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ये जो है मेथड सिखाया जाता है। इसको अभी इन्होंने हटा रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है, तो ये नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ये सब भी हमारा इसके अंदर कवर नहीं है। तो जो हमने 12th में सीखा था सिर्फ वही है, और उसी के बेस पर ही यहाँ पे MCQs बनाए जाएंगे। तो अभी तक हमारा एक NP और पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है यूनिट 4 तक कवर हो गया है। इसके अलावा अब ये कंपनी अकाउंट लेकर आ रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए जो कुछ हमारे चैप्टर्स थे उनके ऊपर ये बात करेगा। तो आगे चलते हैं, यूनिट 5 पर शेयर और डिबेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर इशू कैसे करते हैं और डिबेंचर इशू कैसे करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। शेयर कैपिटल मीनिंग वगैरह, शेयर का क्या है, शेयर कितने तरीके के शेयर्स हैं, टाइप्स वगैरह, नेचर्स वगैरह, शेयर और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर जब हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डिबेंचर्स के टाइप्स दिखेंगे आपको, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इतने सारे तरीके के आपको वहाँ पे डिबेंचर्स दिखेंगे। देन हमें थोड़ी सी अकाउंटिंग भी याद करनी होगी अपनी शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो किस तरीके से इशू करते हैं, एट पार पे करते हैं, यानी जो इशू होता है वो पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है, हालांकि डिस्काउंट पे नहीं होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे हम डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर एक एग्जांपल था जहाँ पे हमने अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा था, ठीक है। और जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब के भी अलग अलग तरीके होते हैं, नॉमिनली सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है लोगों द्वारा, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो फिर वहाँ पे हम उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हैं, थोड़ा सा कभी रिजेक्ट कर देते हैं या फिर हम अगले कॉल के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो ये सारे सिनेरियो हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा फोरफिट करते वक्त डायरेक्टली ये पूछ लेता है, अगर आपको याद हो टर्म 1 के अंदर, मेरे ख्याल से टर्म 1 के अंदर ही था शेयर वाला जो चैप्टर था, अभी जो आपने एग्जाम 12th का दिया उसमें टर्म 1 में शेयर के बारे में पूछा हुआ था। सेम वैसे क्वेश्चंस बनने बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल बन सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा मिस्टर ए हैं वो उनके शेयर फोरफिट हो गए हैं, तो बताओ कि जो कंपनी को नेट फ़ायदा हुआ है, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा वो कितना वैल्यू होगा। तो ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर सीखनी है, ठीक। एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट, येस दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट
पार्ट कि आपको बैलेंस शीट एज़ पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, वो कैसे ड्रॉ की जाती है और शेयर कैपिटल कहाँ प्रेजेंट होती है, डिबेंचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुल मिला के हमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगेन डिबेंचर इशू किया जाता है, तो डिबेंचर इशू कई तरीके से किया जाता है। हमने देखा है डिबेंचर इशू कैश में भी किया जाता है, अदर देन कैश कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं। ठीक, फिर देन रिडम्पशन के बारे में बात आती है, तो रिडम्पशन के वक्त हमें रिजर्व मेंटेन करना होता है, डीआरआर बनाना होता है, फिर एक डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होता है, कितना % है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे जाननी होंगी, पढ़नी होंगी ठीक से। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे MCQs छोटे छोटे बनने बिल्कुल बनते हैं। इसके अलावा रिडम्पशन हो गया आपका। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे रिडम्पशन के बारे में ये हमने हालांकि नहीं पढ़ा था। जो लास्ट वाला पॉइंट है कि आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिंकिंग फंड, ये सब चीज़ें नहीं थी हमारे 12th के सिलेबस में। हमने नॉर्मली रिडम्पशन करना देखा था, हमने TDS की कैलकुलेशन नहीं देखी, हमने इवन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत देखा था, इंटरेस्ट की कैसे कैलकुलेशन करनी है, पार्शियली जब इंटरेस्ट ड्यू होता है और फिर हमें कैसे अपने डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है, वो सब हमने थोड़ा बहुत देखा था। बट ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये इस बार नया लग रहा है यहाँ पे। यूनिट नंबर 6 आपकी आ रही है पूरी फुल्ली एनालिसिस पर बेस्ड है, जो कि आपकी थर्ड बुक थी। अगर आप TS ग्रेवाल को आपने फॉलो किया होगा तो उसमें थर्ड बुक जो है हमारी पूरी बेस्ड ऑन एनालिसिस थी। ठीक, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी मेजर हेड्स थे, उसके अंदर जो सब हेड्स थे, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे इन्होंने मेजर हेड्स ओनली बोल दिया है कि आपको मेजर हेड्स पता होनी चाहिए, सब हेड्स के बारे में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो बट कोई नहीं, हम जब प्रिपेयर करेंगे तो ठीक से ही प्रिपेयर कर लेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना पड़ता है, क्या है उसका पर्पस, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है लिमिटेशंस, क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर टूल्स, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू, है ना, ये दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। फिर रेशियोज़ के थ्रू भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है एनालिसिस करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टूल्स फॉर विच इज़ जनरली यूज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, एंड रेशियोज़ के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप्स दिए हुए हैं, किन किन तरीके के रेशियोज़ पूछे जाएंगे। जनरली यहाँ पे सभी आ रहे हैं अगर देखा जाए, जो कॉमनली यूज़ होते हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो, पेबल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो लगभग सारे ही आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कवर हो रही हैं। ठीक, तो बैच के अंदर सारे ही रेशियोज़ डिस्कस किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि हम इन फॉर्मूलेज़ को रटें ना। ठीक है, मैंने अपने YouTube चैनल पर इनके ऊपर वीडियोस भी बना रखे हैं, जहाँ पर हमने इनको एक चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में जो है पढ़ा हुआ है। एंड वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से आप जो रेशियोज़ हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे इवन थंबनेल में स्पेशली लिखा हुआ है कि रेशियोज़ को रटना नहीं है, कैसे समझना है, कैसे रेशियोज़ काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। बट फिलहाल बैच के अंदर हम दोबारा से इन पर बात करेंगे। अगला है आपका यूनिट नंबर 7 है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन वो दे देगा और वो पूछ सकता है कि इससे हमारे कैश फ्लो के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो कैश फ्लो उसके थ्रू इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या नो इफेक्ट, कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो है डिस्कस किया गया है, तो AS3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को डील करता है। ये सारी चीज़ें हमारे इस कैश फ्लो में पूछी जा सकती हैं। ठीक, इसके अलावा अब जो दूसरा पार्ट है, देखो जी, यहाँ पे कई लोग ना, मुझे पता है कई लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं इस वाले पोर्शन पे, कई लोगों का ये वीक पोर्शन हो भी सकता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। हालांकि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारे 11th क्लास के अकाउंट्स के सिलेबस में था, बट कई बच्चों ने उस टाइम पर पढ़ा नहीं, बस ये बोलकर कि कोविड चल रहा है। तो कई लोग, इवन मेरे को जहाँ तक लगता है मोर देन 80% लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही इग्नोर ही कर दिया होगा और थोड़ा बड़ा ही देखा होगा, अगर देखा भी होगा। बट कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल में अपने बैच के अंदर देखेंगे। मैं बता देता हूँ इसमें करना है क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको पहले तो समझना है यार ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है क्या। तो देखो, अभी तक हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे थे, चाहे हमने 11th में करी चाहे 12th में करी, वो सारी मैनुअल अकाउंटिंग थी, पेन पेपर का इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी अकाउंटिंग की है। तो अगर हम इस अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज ले जाएं, यानी कंप्यूटर की मदद लेकर हम इस अकाउंटिंग को करें, तो ऑब्वियस सी बात है फ़ायदे होने वाले हैं। क्या फ़ायदे होने वाले हैं? टाइम बचेगा, है ना, पेपर बचेगा, और ऊपर से फास्ट काम होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी,
और एक्यूरेसी इन द सेंस कि जैसे कि आप अगर अकाउंट्स बनाते थे कुछ गलती हो जाती थी तो सारी खिचड़ी पक जाती थी, बट जब आप कंप्यूटर में ये सब काम करते हैं तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वहाँ से हटा दिया, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, और भी लॉट्स ऑफ ऑप्शन आप वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लिमिटेशंस जैसे कि भाई अगर आपने जो भी रिकॉर्ड किया हुआ है और वो मान लो वो सिस्टम ही ख़राब हो गया, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका सारा काम जो है ख़त्म। ठीक है, ओके, तो ये फीचर्स हो गए, और क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका मीनिंग है, टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं पूछेगा। अच्छा, जब भी बात आती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तो वहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़े से सॉफ्टवेयर भी सीखने होंगे। और इसमें मुझे पता है क्या अच्छी बात लग रही है, अच्छी बात ये लग रही है कि अब जाके जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है ना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार, इसके थ्रू कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो एक काबिल बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात बस दिक्कत यहाँ आ रही है कि थोड़ा सा टाइम गैप, थोड़ा टाइम जो है वो कम लग रहा है मुझे एग्ज़ाम्स को लेकर। बट फिलहाल अभी जो फाइनल डेट हुई नहीं है कि भाई कब हमारा एग्ज़ाम्स होगा, मे भी बढ़ा दें, अगस्त तक कर दें तो अच्छी बात है, फिर हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम होगा। ठीक, और बैचेस के अंदर ही सारा चीज़ें प्रैक्टिकली कवर होगा, डू नॉट वरी। और जो भी सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँगा अभी वो सब हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे अपने बैच के अंदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि भाई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब जो भी वो सॉफ्टवेयर होगा। अब मैं बता ही दूँ, क्यों छुपा रहा हूँ यार, तो ऑब्वियस ही बात है, सभी लोग जानते हैं, टैली हो गया, MS एक्सेल हो गया, है ना, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और ऊपर से DBMS भी है, DBMS में आपका MS एक्सेस आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ MS एक्सेस है, जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। MS एक्सेस थोड़ी बहुत क्या, काफ़ी हद तक इन्हीं का सपोर्ट लिया जाता है, इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का सपोर्ट्स लिया जाता है। तो क्या है ये, कहाँ से मिलेंगे हमें, कहाँ से हम इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC के ऊपर। ठीक है, इनके अंदर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, कोडिफिकेशन, हिरार्की कैसे बनाएंगे अकाउंट्स हेड की, डेटा एंट्री, डेटा फीड कैसे करेंगे, डेटा वैलिडेशन अगर हमें करना हो, डेटा वेरिफिकेशन करना हो, ये सारी चीज़ें, एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रेडी करना है, क्लोजिंग एंट्री कैसे लगानी है, ओपनिंग एंट्रीज़ कैसे लगानी है, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टैली के अंदर ही देखने को मिलेंगी। स्पेशली ये पूरा ऊपर का पैकेज जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये टैली के ही रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे बोला भी है, अगर आप ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस यूजिंग अकाउंटिंग पैकेज। तो अकाउंटिंग पैकेज का इस्तेमाल करके ये पूरी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसको आपको सीखना है, इसको आपको समझना है। तो अकाउंटिंग पैकेज, व्हाट इज़ अकाउंटिंग पैकेज, तो यहाँ पे वो अकाउंटिंग पैकेज क्या है, टैली ही है। ठीक है, तो टैली इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम जो है अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। आपको टैली में जब मैं थोड़ा बहुत सिखाना शुरू करूँगा तो आपको लगेगा यार अब तक हम कितना टाइम वेस्ट करते थे, लाइन खींचो, ये करो, वो करो। टैली के अंदर सारी चीज़ें इतनी ईजिली हो जा रही हैं, हम छोटे छोटे केस स्टडीज़ के थ्रू जो है अपने टैली के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चुटकियों में रेडी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा DBMS के बारे में बात करें तो मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर का नाम लिया था MS एक्सेस, तो ये DBMS ही है एक तरीके से, जिसमें हम अपना डेटा जो है मैनेज करते हैं। DBMS यानी MS एक्सेस, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस उसमें से एक है, MS ऑफिस का एक पार्ट है, तो DBMS का तौर पे काम करेगा। यहाँ पे हम सीखेंगे DBMS क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, DBMS के टेबल कैसे बनती है, क्वेरीज कैसे बनती हैं, फॉर्म्स, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और हम कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटाबेस भी इसके अंदर क्रिएट करेंगे, जैसे कि शेयर होल्डर के रिकॉर्ड, सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर की प्रोफाइल, सप्लायर्स की प्रोफाइल, पेरोल के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल के रिगार्डिंग, पेटी कैश रजिस्टर के रिगार्डिंग हम कुछ केस स्टडीज़ करेंगे, मैंने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे जिनके थ्रू हम ये सब बना पाएँ। ठीक, तो ये सारी अवेलेबल रहेंगी बैचेस के अंदर, हम बहुत डेप्थ में जाकर अच्छे से सीखेंगे। बस यार फटाफट से बैच ज्वाइन कर लेना अगर आपको पढ़ने का मन हो तो, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे आ रहा है एक्सेल, तो एक्सेल भी सीखेंगे हम अपने बैच के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना, और हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो हम MS एक्सेल का इस्तेमाल ही करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेट करना सीखेंगे, डेटा को किस तरीके से इधर से उधर करना सीखेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे डिप्रिशिएशन का स्केड्यूल्स बनाना, और लोन रीपेमेंट का शेड्यूल बनाना, पेरोल अकाउंटिंग करना, और अदर कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो इसके अंदर हम लेकर आएंगे। ठीक है, एंड देन बस यही था इसके अंदर। तो होपफुली आपको सारा समराइज़ हो गया होगा। तो जितना भी 12th का पोर्शन था वो तो है ही, उसको तो भूलना नहीं है, उसको तो आप अभी से रिवीजन में लग जाओ तो बेटर है। अब अभी आपके 1-2 एग्ज़ाम रह भी रहे होंगे, चाहे शायद कईयों का IP रह रहा है, कईयों का फिजिकल भी एग्ज़ाम रह रहा है, या मैथ्स रह रहा होगा, शायद 8-10 तारीख को है, मुझे डेट कन्फर्म नहीं है। तो उसके तुरंत बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लग जाएंगे, सांस वाँस लेना बाद में, आप अभी मेहनत करो। ठीक है, फॉरगेट द रेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है।
एंड 40 क्वेश्चंस पे काम करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है और भी सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क्स के हैं, वो सारा मैं एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर कवर करूँगा। अभी मैंने आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करी है, वो भी अकाउंट्स, और वो भी तब जब आपने इसे एज अ डोमेन सब्जेक्ट लिया होगा। ठीक, इसके बाद हम एक अगली वीडियो में आएंगे जहाँ पे मैं एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में जो है मेंशन करूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बात करते हैं अपकमिंग बैचेस की। CUT 2022 अकाउंट्स के लिए अभी तक मैंने यहाँ पे 4 बैचेस को ऑन किया हुआ है। बैच नंबर 1, 2, 3, 4 जिनकी रेस्पेक्टिव डेट्स 11 जून को पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। याद रखना, एक बैच के अंदर मैं मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स को इनरोल करवाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी बैच इनमें से ज्वाइन करना हो, चाहे वो 18 जून वाला या 25 जून या 2 जुलाई वाला, तो उसमें आप फटाफट से इनरोल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही 10 स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो जाते हैं उसके बाद ही अपने आप बैच जो है, बैच जो भी बैच होगा वो बंद कर दिया जाएगा। और इसका जो बैच का प्राइस होगा वो सिर्फ ओनली 251 रुपये, 251 रुपीज़ ही मैंने रखा हुआ है। 251 रुपये में टिल योर एग्ज़ाम्स तक आपके साथ मैं बना रहूँगा, जिसमें हम ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे। विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें या फिर हम अपना थियोरेटिकली बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज, वेबसाइट के पेज पर पहुँचोगे जहाँ पर आपको सारा टाइमिंग वगैरह सब बता रखा है कि 11 जून का जो बैच है वो किस टाइम पर है, इवनिंग में है, मॉर्निंग में है, 18 जून की टाइमिंग क्या है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमारी टीम से भी जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। आप नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या फिर मैं तो कहूँगा व्हाट्सअप करके डायरेक्टली अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ लेना। और जब भी आप बाय कर लेंगे कोई भी बैच को, तो उसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो प्लीज़ इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, ताकि कोई भी अगर वैसे तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, लेकिन अगर कहीं पे पेमेंट स्टक होती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको रिजॉल्व करवा पाऊँ ईजीली। ठीक है, मिलते हैं अपने बैच के अंदर। पहला बैच 11 जून को शुरू हो रहा है। अपने दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड टेक केयर। बाय बाय।